हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने 2005 से लेकर 2024 तक हिंदी साहित्य के PYQ की सीरीज चला रखी है। यानी हम UGC नेट के 2005 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर करने लग रहे हैं। आज ये हमारा 2023 का दूसरी शिफ्ट का पेपर है भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज की अपनी क्लास का। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। ठीक है भाई, इसमें से कौन सा ऐसा पात्र है जिसका संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। एलिस, जयमाला, अलका, लीला। तो जयमाला का क्या है संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जयमाला जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त 1931 नाटक की पात्रा नहीं है, जबकि एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुहासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र चाणक्य, विष्णुगुप्त कहते हैं जिसको, चंद्रगुप्त, वरुचि, कात्यायन, आंभिक, सिंहरन, पर्वतेश्वर, पोरस, सिकंदर, फिलिप्स, सिल्यूकस, दंडायन, गांधार, नरेश आदि हुए। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य है। क्या भाई 4 अंक है चंद्रगुप्त नाटक में, 44 दृश्य है। इसमें गीतों की संख्या 13 है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में कुल 5 अंक, 33 दृश्य तथा 17 गीत हैं। कितने भाई, स्कंदगुप्त में 1928 का तो इसमें प्रकाशन वर्ष है और ऐतिहासिक नाटक ये है। 5 अंक है इसमें और 33 दृश्य है। ठीक है, स्कंदगुप्त में और 17 गीत है। और चंद्रगुप्त में भाई 4 अंक है, 44 दृश्य है और 13 गीत है। पुरुष पात्र है स्कंदगुप्त के कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधुबल, मार्तगुप्त, प्रपंचबुद्धि, सर्वनाग, पुरुगुप्त, भट्टारक, हिंगिल, प्रख्यात कीर्ति आदि। स्त्री पात्र है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी भाई। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। क्या भाई जो ब्रज किशोर है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, ये हमें बताना है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धन्ना अपना। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का ब्रज किशोर क्या है पात्र रहेगा। ब्रज किशोर लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास का पात्र है। इस उपन्यास के अन्य पात्र है लाला श्रीनिवास, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम आदि भी। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कितने प्रकरणों में विभक्त है भाई, परीक्षा गुरु 41 में। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी उपन्यास के लेखक पंडित गौरीदत्त हैं। कौन है, पंडित गौरीदत्त है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटेलाल, ज्ञानो, आनंदी, मुंशी टिकट, नारायण, हर साहे, काबली आदि भी। अमृताल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है भाई उपन्यास। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी का है भाई और जगदीश चंद्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास है। यह उपन्यास पंजाब के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज का केंद्रित है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मूंग, चौधरी, बिसंदत आदि। ये किसके पात्र है, धरती धन्ना अपना के पात्र है भाई। ठीक है, काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मूंग, मंगू, चौधरी और बिसंदत, बिसंदास आदि काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। क्या काली और ज्ञानो तो काफ़ी बार पेपर में आए हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। व्योमकेश दरवेश, कलम का जादूगर, घर का जोगी, जोगड़ा, आवारा मसीहा। ठीक है, तो हम इसको सीधे सीधे ही मिलान कर लेते हैं। व्योमकेश दरवेश किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है, जो बच्चन सिंह है वो किस कहानी का पात्र है। ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, या राजा निर्भसिया। तो राजा निर्भसिया का बच्चन सिंह पात्र रहेगा भाई। बच्चन सिंह राजा निर्भसिया कहानी का पात्र है। राजा निर्भसिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है बच्चन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा,
भटियायन आदि भी। ठीक है। और जो बच्चन सिंह है वो एक क्या है, कंपाउंडर है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी ईदगाह 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रमुख पात्र हामिद है। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विषम साहनी के अमृतसर आ गया पटरिया कहानी संग्रह 1973 में संग्रहित है। जो अमृतसर आ गया है, ठीक है, ये कहानी पटरिया कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह कहानी देश विभाजन पर आधारित है। ठीक है भाई, जो अमृतसर आ गया है ये कहानी जो है देश विभाजन पर आधारित है। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यह मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? तुमने जितने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा है, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का? तो झुनिया का है। किसका भी? झुनिया का रहेगा। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन झुनिया ने धनिया से कहा था। भाई गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास है भाई, और ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भोला, हीरा, दातादीन, मेहता, मालती राय साहब आदि है भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कौन थे? पंडित रामशंकर द्विवेदी थे, पंडित चंद्रधर शेखर शास्त्री थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या धीरेन्द्र वर्मा थे। तो कौन था भाई? आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष पूछे हैं, आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई। कितनी हुई भी? 9 बैठकें हुई थी। समिति ने 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, संवतः 1955 ईस्वी में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लेकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के विषय में है? तो किशोरीलाल गोस्वामी के विषय में है भाई। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला। कौन सी पत्रिका? उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला। द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 बड़े छोटे उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में कहा है। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से मासिक पत्रिका निकाली। ठीक है भाई। प्रेमचंद ने हंस 1930 ईस्वी बनारस से मासिक पत्रिका का संपादन किया था भाई। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? तो ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक। तो ज्ञान समुद्र क्या है? मलुकदास की नहीं है भाई। तो ज्ञान समुद्र मलुकदास की कृति नहीं, जबकि ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान पछोरिया, अवधि भाषा, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द आदि की रचनाएं मलुकदास ने की है। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास सुंदरदास की कृति है। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध, अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। तो क्या है भाई? इसका सबसे पहले आएगा अपनी केवल धार, दूधनाथ सिंह की है ये। सी ऑप्शन ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए और डी कट गया। उसके बाद आएगा मगध, ये रहा मगध, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। सीधे देख लेते हैं इनको। काव्य रचनाकार प्रकाशन, अपनी केवल धार अरुण कमल की है भाई। अपनी केवल धार किसकी है? अरुण कमल की 1980 ईस्वी की। मगध श्रीकांत वर्मा की है 1984 की। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है 1988 ईस्वी का। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल का 1992 का।
चांदनी की वर्तनी राजेश जोशी की है 2006 की। तो अपनी केवलधार किसकी है? अरुण कमल की है और इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। मगध किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। अकाल में सारस किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। 1988 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल की 1992 की। चांद की वर्तनी राजेश जोशी की है 2006 ईस्वी की भाई। आगे क्वेश्चन है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? क्या भाई? नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया? तो सिक्का बदल गया में, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम में, कोसी का गठवार, एक टोकरी भर मिट्टी। तो देखते हैं किस में आया इसका जिक्र। तो वही फणीश्वर नाथ रेणु कीर्त तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम 1956 ईस्वी में कहानी में नननपुर हाट का जिक्र आया है। शेखर जोशी की कोसी का गठवार 1958 ईस्वी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या भाई? तो शेखर जोशी कृत कोसी का गठवार 1958 इसकी पहाड़ी परिवेश की कहानी है, ये ध्यान रखना। और हिंदी की पहली कहानी माधव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाई। उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी, रसवंती, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो भाई डी इसमें पहले आएगा, रसवंती, उसके बाद सामधेनी। ठीक है, रसवंती पहले, फिर सामधेनी, फिर रश्मिरथी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर उर्वशी। तो अपना नहीं भाई, पहले डी आएगा। ठीक है, ये तो कट गए। इसके बाद कुरुक्षेत्र आएगा, सामधेनी नहीं आएगा, मैंने गलत बता दिया आपको। तो पहले डी रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सामधेनी, फिर रश्मिरथी, फिर उर्वशी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे देते हैं, सभी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं ये दिनकर जी द्वारा रचित है। ठीक है, रसवंती 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशन हुआ था। सामधेनी का 1947 में हुआ था। रश्मिरथी का 1952 में हुआ था और उर्वशी का 1961 में प्रकाशन हुआ था। भाई ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले रसवंती आएगी और बाद में उर्वशी आएगी। अगला क्वेश्चन 12वां, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? तो कहाँ खुली थी भाई? मद्रास में खुली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक ब्लावात्स्की एवं कर्नल अल्कार्ड है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और भाई कारण है। ठीक है, क्या है? अभिकथन और, तो अभिकथन और कारण है। तो देखते हैं, अभिकथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। तो पहला क्या है? ठीक है, क्या है भाई पहला? ठीक है। कारण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संदेह है कि शायद ही एक ऐसा दिन आएगा, पहला ठीक है ना, अभिकथन ठीक है, दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या है? गलत है। तो ए ठीक है, आर सही नहीं है। ए सही है तथा आर सही नहीं है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। यहाँ पे देख लेते हैं उपयुक्त कथन भाई। तो पहला तो इसमें ठीक था, चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राण शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई थी। उस दिन मनुष्य का पशुता भी लुप्त हो जाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, अशोक के फूल, कुटुज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल आदि भी। ठीक है, तो 14वां है, मिलान करना है एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायुक्त। तो इसके यहाँ पे इसके पात्र दे रखे हैं तो इसको हम एक ही बार में मिला लेंगे। एक और द्रोणाचार्य लीला है इसकी पात्रा। ठीक है, स्कंदगुप्त कमला, चंद्रगुप्त अलका, अंधायुक्त युत्सु। तो भाई ये अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारी पिता कहानी है ज्ञानरंजन की, उसके बारे में पूछा है। तो देखते हैं पिता के बारे में उपयुक्त कथन। उन्होंने आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, जो पिता थे उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। गलत है, क्योंकि वो तो रखते थे भाई। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। बिल्कुल ठीक है। कि वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। ये भी ठीक है। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। ये क्या है? गलत है। तो ए, सी और डी क्या है? ठीक रहेगा। ए ऑप्शन अपना ठीक है भाई। देख लेते हैं। ज्ञानरंजन द्वारा रचित पिता 1965 ईस्वी की कहानी है। ठीक है। पिता के बारे में उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ठीक है। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। वे इनके प्रमुख कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर, ज्ञानरंजन के भैया 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977 ईस्वी आदि। भाई अंधायुग नाटकों के अंकों के शीर्षकों का सही क्रम बताना है। विजय एक कर्मी की आत्महत्या, कौरव नगरी, अश्वत्थामा काल सत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। तो इसको सीधे देख लेते हैं, मैंने पहले भी आपको कई बार लिखवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। धर्मवीर भारती के अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित नाटक के अंकों का शीर्षक क्रम इस प्रकार है। देखो, प्रथम अंक क्या है? गौरव नगरी है। कौरव नगरी अच्छी प्रकार से आपको याद रखनी है। प्रथम अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चतुर्थ अंक गांधारी का श्राप, पंचम अंक विजय एक कर्मी का आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। और तीसरे और चौथे में क्या होता है भाई? अंतराल। क्या है? अंतराल है। ठीक है, तीसरे और चौथे के बीच में क्या है? अंतराल है। ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी है? बंग महिला की है। ठीक है, और इस पे क्या है? किस किस पर व्यंग्य किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। अंग्रेजी की पक्षपाती नीति। ठीक है, अंग्रेजों की जो पक्षपाती नीति थी उस पर व्यंग्य किया गया। बिल्कुल ठीक है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा पर व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है। और भाई कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर नहीं भाई। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर बिल्कुल। यातायात के साधनों की उपलब्धता पर नहीं भाई। तो ए, बी और डी। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। डी ऑप्शन ठीक है। राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न करने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। इनकी अन्य कहानियाँ कुंभ में छोटी बहू राजेंद्र बाला घोष की है। ठीक है, और इनको बंग महिला भी कहा जाता है। 2006 में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में और दालिया 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वे इनकी कहानियाँ हैं। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो करते हैं भाई। नाटक में वैविध्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है बी, इस नाटक में कुल 9 पात्र है जिसमें 7 पुरुष है और 2 स्त्री। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, नाटकों एक मनोरमा है और एक चंद्रलेखा है। नाटकों के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकांता, रमाकांत, अकबर अली हैं। ये क्या है? गलत है भाई। ये नाटकों के नाम, ये नाटककारों के नाम, पात्रों के नाम नहीं है। लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। ये क्या है? ये भी क्या है? गलत है भाई। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। ये बिल्कुल ठीक है। क्या भाई? इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। तो ए, बी और ई ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी सारांश है इसका। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। नाटक में वैविध्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बिल्कुल ठीक है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, इसमें 7 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। इस पाठक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है।
सॉरी भाई। तो इनके अन्य सामाजिक नाटक है अशोक 1927 ईस्वी में, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की माला 1934, आधी रात 1934 है। अगला क्वेश्चन है, जो कुंतक समर्थित वक्रोक्ति के भेदों में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, कुंतक समर्थित वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक भेद नहीं है, ये हमें बताना है। पद पूर्वाद वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, लेकिन अर्थ वक्रता नहीं है भाई। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए। क्या भाई? जो कुंतक है, आचार्य कुंतक, उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेदों के क्या किया है? स्वीकार किया है। ठीक है, कौन कौन से है? वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण पूर्वाद वक्रता, वर्ण प्रार्धर्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता भाई। आचार्य कुंतक 19वीं सदी वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवोत्तम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है भाई। 20वां क्वेश्चन, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है? तो आइजक पिटमैन का ये कथन रहेगा। अभी संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह देवनागरी है, ये कथन आइजक पिटमैन का है। किसका है? आइजक पिटमैन का ये कथन रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। तो सांस्थानिक शैथिल तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, बिल्कुल ठीक है। हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, ये भी ठीक है। ठीक है, और महावृत्तांत का समर्थन नहीं। साहित्य में विरचनावाद विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, ये बिल्कुल ठीक है। तो कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति गलत है। ए, बी और डी क्या है? ठीक रहेंगे। बी ऑप्शन अपना ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी प्राय है। उत्तर आधुनिकतावाद की निम्न प्रवृत्तियां हैं: सांस्थानिक शैथिलिक तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। क्या भी? इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है भाई। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो भाई प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भाई। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन कानपुर से 1921-23 के दौरान किया तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व संभाला। स्थिर दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेश्वर नेहरू ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से की। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिव पूजन सहाय ने 1982 में किया, जिसका प्रकाशन बनारस से साप्ताहिक होता था भाई। करमवीर का संपादक माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने किया था, जिसका प्रकाशन 1924 में जबलपुर से साप्ताहिक होता था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बालमुकुंद गुप्त कथन दे रखे हैं, 2 कथन है, तो देखते हैं। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, जो बालमुकुंद गुप्त जी है वो द्विवेदी युग के क्या है? रचनाकार हैं। वैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं, ठीक है, वैसराय का कर्तव्य इन्हीं का ही निबंध है। वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोक्स कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमिका में जन्म लिया है। ये भी क्या है? बिल्कुल ही ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक है, तो ए भी ठीक है, एक और पहला दोनों ठीक है भैया, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए ऑप्शन ठीक है। उपयुक्त कथन बालमुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू का चिट्ठा से है, जिसका प्रकाशन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। बालमुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निम्नावली शीर्षक से प्रकाशित है भाई। अगला क्वेश्चन है,
कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई संसार के समस्त अभाव को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभरंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के में किसके द्वारा कहा गया है। मुर्दल है, कुमारगुप्त है, मार्तगुप्त है या प्रणदत्त। तो मार्तगुप्त के द्वारा ये कथन कहा गया है। उपयुक्त कथन विजय शंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में नाटक मार्तगुप्त द्वारा कहा गया। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। इस नाटक में 5 अंक है और 33 दृश्य है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है स्कंदगुप्त नायक है, कुमारगुप्त प्रणदगुप्त, बंधुवर्मा, मार्तगुप्त, प्रपंच बुद्धि, श्रवनाक, भट्टार, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी भी। अगला क्वेश्चन है निराला के संबंध में सत्य कथन है। तो देखते हैं। तो पहला कथन है पान में ही मैं ही चुना। क्या भी पान में ही मैं ही चुना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। बिल्कुल ठीक है। पान में ही मैं ही चुना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। बिल्कुल ठीक है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो ने नाव इस ठाव बंदूक गीत में है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। बिल्कुल ठीक है। गरजो हे मर्द ब्रज सवर, यह पंक्ति बादल राग कविता में है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। तो ऋतु कुटिल परसार कामी केस गुछ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। क्या भी डी ऑप्शन भी ठीक है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। ये क्या है, गलत है। तो ए बी और डी क्या है, ठीक रहेंगे। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में सत्य कथन निम्नलिखित है। पान में ही मैं ही चुना, यह पंक्ति कुकुरमुत्ता कविता की है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ है। भाई क्या कहा गया है, पान में ही मैं ही हूँ चूना, यह पंक्ति कुकुरमुत्ता कविता की है जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। वह हंसी बहुत कुछ कहती है, यह पंक्ति बांधो ने नाम इस ठाव बंधु गीत में है। भाई ऋतु कुटिल परसार कामी केस गुछ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति परिमल 1930 के काव्य संग्रह में संकलित बादल राग से ली गई है। भाई तो निराला की महत्वपूर्ण कृतियाँ है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1930, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, संध्या कांकली 1969 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए। जो साकेत है उसके 5 प्रारंभिक सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। माधुरी, सुधा, चांद या सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। भाई तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी के प्रथम 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयजत वर्द 2000 1910, किसान 1917, भारत भारती 1912, यशोदा 1932, द्वापर 1936, पंचवटी 1925 ईस्वी है। भाई अगला है दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खिजातानी ख़त्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया। तो ये परिंदे कहानी से लिया गया है। ठीक है, क्या भाई ये परिंदे कहानी से लिया गया है। दोबारा से पढ़ते हैं, आने की पूरी संभावना है। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, जब खींचातानी ख़त्म हो गई। जो अपना है बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से है। तो परिंदे से, ध्यान रखना। ठीक है। उपयुक्त उदाहरण निर्मल वर्मा कृत परिंदे 1960 ईस्वी कहानी से का उदाहरण है ये। इनकी अन्य कृतियाँ बीच बहस में
कौवे और काला पानी, जलती झाड़ियाँ। ठीक है, ये कहानियाँ किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी रहेगी भाई। सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी की कहानी है, कृष्णा सोबती की। यह कहानी देश विभाजन पर आधारित है। आकाशदीप 1928 ईस्वी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ये अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कृत कहानी है भाई। अगला क्वेश्चन है, निबंधकार विवेक की राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो भी हमारे निबंधकार है विवेक की राय, इसके कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो देखते हैं भाई, विवेक की रॉय के निबंध, जो विवेक की रॉय है उनके निबंध को देखते। विवेक की रॉय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण। गलत है भाई। विवेक की राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। बिल्कुल ठीक है। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते। बिल्कुल ठीक है। जो विवेक की रॉय थे वे किसान भी थे, अध्यापक भी थे और लेखक भी थे भाई। अगला क्वेश्चन है, विवेक की राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धारा अधिक थी। क्या भाई? जो विवेक की रॉय थे उनके निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धारा अधिक थी। ये क्या है? गलत है। विवेक की राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा। इसमें खाड़ी बोली का व्याकरण और छोक बघार सब भोजपुरी का ही है। बिल्कुल ठीक है। बी और डी ठीक है। विवेक की राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंता और सरोकारों का प्रतिफलन है। बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी, डी और ई। विवेक की रॉय, जो निबंधकार विवेक की रॉय के संबंध निम्नलिखित कथन सत्य हैं। देखते हैं। विवेक की राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके तीनों रूप प्रकट होते हैं। विवेक की रॉय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छोक बघार सब भोजपुरी का है। विवेक की रॉय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंता और सरोकारों का प्रतिफलन है। आगे है, विवेक की रॉय की गणना ललित निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय की परंपरा में की जाती हैं। इनकी निबंध रचनाएं हैं किसानों का देश 1956 ईस्वी, गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गद गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं 1988 ईस्वी आदि भी। आगे फिर दो कथन दे रखे, एक अभिकथन है और एक कारण है भाई। ठीक है, तो इसको हमको करना है। तो देखते हैं अभिकथन। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। बिल्कुल ठीक है। मध्यवर्गीय कारण है, मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई। ये क्या है? गलत है भाई, इससे पहले भी हो चुकी थी। तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। चूंकि मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद से पहली बार हुई थी, ये क्या है? गलत है। प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है वही साम्यवाद है। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। रचनाएं दे रखी और रचनात्मक दे रखे हैं, तो यहीं पे मिलान कर लेंगे। इसका रचनाकार है और रचना है। बारिश में भीगते बच्चे किसकी है भाई? रामदरस मिश्र की है। हवा में हस्ताक्षर, ये कैलाश वाजपेयी की है। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। कविता में औरत अनामिका। तो बारिश में भीगते बच्चे रामदरस मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कविता में औरत तो अनामिका भी। तो अगला फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। विचारक दे रखे, उनके सिद्धांत दे रखे हैं। तो देखते हैं। C.D.W. ब्रे, इनका सिद्धांत क्या है? बिंबवाद है। अल्बेर कामू का अस्तित्ववाद, ल्योतार का उत्तराधुनिकतावाद, कार्ल गुस्ताव जंग का मनोविश्लेषणवाद है। आगे है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो हमें देखना है ग, ट, ढ, च और ढ। तो इसमें से मूर्धन्य ध्वनि पूछी है। तो मूर्धन्य है हमारी ट, ठ और ढ।
ठीक है। BCE ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनि है, जबकि क ख ग कंठ ध्वनि है तथा च छ ज तालव्य ध्वनि है। भाई मैं बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे चैनल पर उच्चारण की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण के नाम से, तो जाकर आप इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना। और मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं और अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं, मैंने इनकी ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है। तो इनको अच्छी प्रकार से आप वहाँ पर याद कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भी राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। तो देवेंद्र नाथ शर्मा क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, नहीं भाई इसका सारांश है, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक देवेंद्र नाथ शर्मा है। इनकी अन्य कृतियाँ हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान की भूमिका, परिणाम की प्रदर्शनी में, अमर भारती, खट्टा मीठा, आईना बोल उठा, साहित्य समीक्षा, पारिजात मंजरी आदि थे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदृष्ट मिश्र या विवेक की रॉय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है संस्कृति और सौंदर्य। और ये किसका निबंध है? ये नामवर सिंह का निबंध है भाई। और हमारी जो UGC नेट है उसमें ये लगा हुआ है निबंध। नामवर सिंह कृत संस्कृत और सौंदर्य निबंध मूलतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचना है। नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ हैं फांगुनी साम, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म। क्या भाई? साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म नामवर सिंह की रचना रहेगी भाई। तो हमारे अगला क्वेश्चन है 35वां, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ियाँ यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी है और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते? यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? तो दिल्ली दरबार से। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो, विश्व शिव मूर्ति या शिव शंभू की चिट्ठे। तो चारों के चारों निबंध क्या है? ये हमारे UGC नेट में लगे हुए हैं। तो ये जो उद्धरण है ये भाई भारतवर्ष उन्नति कैसे हो यहाँ से लिया गया है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उपयुक्त उद्धरण भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारतवर्ष उन्नति कैसे हो 1984 ईस्वी निबंध से उद्धृत है। दिल्ली दरबार 1858 ईस्वी का है, ये भारतेंदु जी का निबंध है। शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का निबंध रहेगा भाई। अगला 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोड़म गुणालंकार है संस्कृत शब्दार्थ वर्तते किसका है? तो भामा का, मम्मट का, वामन का। तो ये वामन का कथन रहेगा भाई। तो वामन शब्दाय गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थ वर्तते, भामा शब्दार्थ साहित्य काव्यम, मम्मट तदोदोष शब्दार्थ स गुणालंकार पुनः क्यापी भाई। तो रस और ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण विश्वनाथ ने किए वाक्य रसात्मक काव्य। भोजराज ने निर्दोष गुणवत्ता अलंकार कृतम रसाविंति कवि पूर्णम कृति प्रिच विदंती। 37वां क्वेश्चन है, ए कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ए कहानी आंदोलन है, ठीक है, उसके कथनों पर हमें विचार करना है भाई। देखते हैं, ए कहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध है। बिल्कुल ठीक है। जो ए कहानी का मूल स्तर है भाई वो विरोध और निषेध है, बिल्कुल ठीक है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है। ए कहानी के गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया भाई, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी अगला पॉइंट है, एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद आदि कहानी ए कहानी के उदाहरण है। नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। अवसर थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व ए कहानी की प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि ए कहानी के अन्य प्रमुख गलत है भैया।
तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए कहानी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन देखते हैं। ए कहानी का मूल स्तर विद्रोह और निषेध है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीज जनरेशन आदि के तत्व ए कहानी की प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई, ये भी मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, ए कहानी के नहीं भाई। एक और जिंदगी मोहन राकेश का 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की तथा जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी। ठीक है भाई, एक और जिंदगी किसकी कहानी है? मोहन राकेश की है। 9 साल छोटी पत्नी किसकी है? रविंद्र कालिया की। जहां लक्ष्मी कैद है या राजेंद्र यादव की कहानी रहेगी भाई। आगे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से हमें सही बताना, जो सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये क्या है? गलत है। किया जा सकता भाई स्वरों का, तो जहाँ पर ए है उसको काट दो, तो ए इसमें है। एक स्वनिम के 2 भेद है, खंडय और खंडेतर। बिल्कुल ठीक है, जो स्वनिम है उसके 2 भेद होते हैं, एक खंडय और एक खंडेतर, तो बी ठीक है। बी किस किस में? बी इसमें बी है और इसमें बी, तो सी भी कट जाएगा। अगला है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है भाई, किया जा सकता है। सी ठीक है, सी यहाँ पे नहीं है, इसको काट दो, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अगला है सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है, ये क्या है? गलत है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बी सी ई। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडेय और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाए, तो इसको हम सीधे ही देख लेंगे भाई। 41वां क्वेश्चन है, पत्रिका दे रखा है, संपादक दे रखे, प्रकाशन वर्ष दे रखे, प्रकार और स्थान भाई। तो बिहार बंधु पत्रिका का नाम है। ठीक है, जो बिहार बंधु पत्रिका है इसके संपादक थे केशव राम भट्ट, और ये 1872 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये मासिक पत्रिका थी और बांकीपुर से ये निकलती थी भाई। सार सुधा निधि, ये सदानंद मिश्र की है। सार सुधा निधि पत्रिका 1878 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये साप्ताहिक थी और कलकत्ता से ये निकलती थी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। 1881 में इसका प्रकाशन हुआ और ये मासिक पत्रिका थी और मिर्ज़ापुर से ये निकलती थी भाई। ब्राह्मण पत्रिका, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है और संपादक थे इनके, और 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। ये मासिक पत्रिका थी और कानपुर से ये निकलती थी। हिंदुस्तान, ये राजा रामपाल सिंह की थी भाई, ये इसके संपादक थे राजा रामपाल सिंह। 1883 ईस्वी में निकली थी ये और दैनिक थी और इंग्लैंड से निकली थी भाई। अगला, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। जो उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है, तो देखते हैं भाई। 40वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा, सलेश और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बिल्कुल ठीक है, जो राग दरबारी उपन्यास है इसमें शब्द कीड़ा में सलेश और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग हुआ है भाई, तो अपना ए ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, तो ये क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत है भाई। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। बिल्कुल ठीक है, मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। बिल्कुल ठीक है, ए और सी ठीक है ये, तो इसमें ए है, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए नहीं, इसलिए कट गए, तो बी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवि है। बिल्कुल ठीक है, जो शेखर एक जीवनी उसमें बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवि है भाई। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, गलत है ये, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उपन्यास की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। श्रीलाल शुक्ल कृत द्वारा राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, सलेश और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल उपन्यास में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग हुआ है।
आज्ञाकृत शेखर एक कीर्ति उपन्यास में बिंबों की दर्शनीय भाषीय छवियां हैं। बाण अगला आगे है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन पर आधारित क्या है, ये उपन्यास है भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना 41वां। निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंगाधर, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, रस मीमांसा। तो इसको सीधे ही कर लेंगे भाई हम। ग्रंथ है और उसके आचार्य है। काव्य अनुशासन किसका है? आचार्य हेमचंद्र का 12वीं सदी। चंद्रालोक जयदेव का है 13वीं सदी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है 14वीं सदी का पूर्वार्ध। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी का है। रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 19वीं सदी का भी। 42वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा है? ठीक है, तो भाई हिंदी भाषा में सबसे पहले, हिंदी भाषा में पूछ रखा तो जानकी मंगल भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जिसे 1888 ईस्वी में काशी में खेला गया था। इसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था भाई। गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास कृत नहुस 1859 नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक है भाई, और ये कौन थे? गोपाल चंद्र, ये भारतेंदु जी के पिता थे, भारतेंदु जी के पिता थे। ठीक है। शकुंतला 1882 ईस्वी नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का तथा विद्या सुंदर 1868 नाटक भारतेंदु जी का है भाई। इसको भी हम सीधे ही मिला लेंगे। पात्र है, उपन्यास और रचनाकार है। बैनी माधव मानस का हंस का पात्र है और ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। पटेश्वरी गोदान नाटक का पात्र है और ये गोदान नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। सकलदीप मैला आंचल का पात्र है और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ये उपन्यास है। नरोत्तम झूठा सच का पात्र है और ये यशपाल द्वारा रचित है भाई। अगला, मिथक के संबंध में उचित कथन हमें बताने हैं। जो ठीक कथन है वो हमें बताना है मिथक के संबंध में। देखते हैं मिथक के संबंध में सही कथन। तो मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों से सारभूत अनुभव पुंज और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आधा अनुभव पुंज नहीं होता। ये क्या है? गलत है भाई। क्या है ये? गलत। बी क्या हो गया? गलत है। ए ठीक है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व अनुष्ठान आख्यान बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों का ग्रहण किया जाता है। कौन कौन से तत्व? अनुष्ठान आख्यान बिंब और प्रतीक। ठीक है। बच्चन सिंह के अनुसार इन 5 तत्वों से मिथक का क्या करा जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो सी भी ठीक है, ए सी ठीक है। हिंदी में मिथक के लिए पुराव्रत पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। देखते हैं आगे। तो इसका डी भी ठीक है भाई, ए सी और डी। तो ई हमारा गलत रहेगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। मिथक के संबंध में उचित कथन निम्नलिखित है। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमित करते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राक तत्व अनुष्ठान आख्यान बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्ति पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होती हैं। तो ए सी और डी ठीक है भाई। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं या रहने देते हैं? पढ़ लेते हैं, मिथक आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने वाली अति मान्यता कथाओं को पुराकथा और या पुराकल्पन अथवा मिथक कहते हैं। हिंदी साहित्य में मिथक के प्रयोगों के परंपरा की शुरुआत आधुनिक काल से मानी जाती है। ठीक है। मिथक शब्द से बना मिथक मिथ
शब्द संस्कृत और आंग्ल भाषा दोनों में पाया जाता है। संस्कृत में मिथ शब्द का आशय दो तत्वों के मिलन तथा प्रत्यक्ष ज्ञान से है। आंग्ल भाषा में मिथ का अर्थ है कोरी कल्पना। अंग्रेजी के शब्द मिथ का हिंदी रूप मिथक है और इस शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ। यह शब्द हिंदी जगत को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। मिथक के लिए डॉक्टर नगेंद्र तथा कवि बच्चन ने दंत कथा, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी ने पुरावर्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पुराख्यान और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक शब्द का प्रयोग किया, जो आज हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित है। आचार्य द्विवेदी ने मिथक शब्द जोड़कर उसे हिंदी बना दिया। अब है भाई कथन 1 और कथन 2। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं कथन 1। रंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभिज्ञान यानी अभ्यास को काव्य का हेतु माना। बिल्कुल ठीक है भाई। रंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना। ये ठीक है। मम्मट के अनुसार शक्ति निरूपण और अभ्यास काव्य रचना के हेतु है। क्या भाई? मम्मट के अनुसार शक्ति निरूपण और अभ्यास काव्य के हेतु है। दोनों ही ठीक है। तो ए और दोनों ही ठीक है। ए ऑप्शन अपना ठीक है, दोनों ठीक है। रंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य माना है। अभियोग क्या है? अभ्यास। अमंद अभियोग क्या है? अभ्यास होता है। ठीक है। मम्मट के अनुसार शक्ति निरूपण और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। दोनों ठीक है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सर्जन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है: प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रस्तोता, आचार्य और काव्य हेतु। ठीक है, किस आचार्य ने किस काव्य किन किन को काव्य हेतु माना है, क्या क्या काव्य हेतु माने, ये हमें बताना। तो भामा ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, रंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को, रुद्र और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास को, वामन ने लोक व्यवहार विद्या प्रकरण को, जयदेव ने मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास सहायक को, मम्मट ने शक्ति, निरूपणता, अभ्यास को, हेमचंद ने केवल प्रतिभा को। ठीक है, जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को। भाई तो भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो देखते हैं, मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। बिल्कुल ठीक है भाई। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक होती है भाई, यादृच्छिक होती है। बिल्कुल ठीक है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये भी ठीक है। स्थान और काल का अंतरण मान्यतर भाषा गुण है, ये क्या है? गलत है। तो ए, सी और डी ठीक रहेंगे। डी भाषा हमारी ठीक है, डी आंसर ठीक है भाई। मानव भाषा में भूमिका की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिव्यंजना की द्वैतता भी कहते हैं। यह भाषा से आश्चर्य है। मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आश्चर्य, विशेषता या मूलतः लक्षण किसी भी वस्तु के अभिलक्षण उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भाषा केवल मनुष्य की ही पपोती नहीं, मकड़ी, मधुमक्खी, गीवन तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से स्पष्ट अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं, अर्थात इन अभिलक्षणों में तो कुछ अन्य जीवों की भाषा से मिलते हैं, किंतु सभी केवल मानव भाषा से। आगे है, फोकिट इस प्रसंग में 7 अभिलक्षणों को उल्लेख करते हैं। मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित 9-10 माने जाते हैं। ये भाई नीचे दे रखा ये है। ठीक है। और जिस बच्चे को मेरी इन क्लासों की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैंने अबाउट में लिंक दे रखा, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। भाई जितनी भी क्लासें मैंने बनाई हैं उनके सभी PDF मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना। भूले विसर्जित, निरुपमा, अपने अपने अजनबी, कंकाल, मुर्दा घर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ठीक है। तो कंकाल 1929 किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। निरुपमा 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 का भगवती चरण वर्मा का है। अपने अपने अजनबी 1961 का आज्ञे का भी। मुर्दागर 1974 का जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का ये रहेगा भाई। ईश्वर अगला है, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि से देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्मय स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है भाई। किसका है? महात्मा गांधी का ये कथन रहेगा। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि में एकात्मय स्थापित किया जाए। यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण मौजूदा विचारों, आदर्शों और संस्थाओं की समीक्षा हुई। इस संपर्क का पहला प्रभाव स्वाभाविक रूप से धार्मिक क्षेत्र में पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में अधिकांश विचार, आदर्श और संस्थाएं कमोवेश धर्म से जुड़ी थी। इसका परिणाम ब्राह्मण समाज और प्रार्थना समाज जैसे नए सुधारवादी संप्रदायों का उदय था। गांधी की धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे गांधी जी। चलो इसको रहने देते हैं, आगे करते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। निम्न में से कौन आज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है? विपत्तिगार, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। तो नदी के द्वीप, ठीक है, ये आज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है बल्कि उनके द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप किसके है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। विपत्तिगार, शरणार्थी, जयदोल, ये सभी आज्ञे की कहानियाँ हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 भाग में 1940 और 1944 तथा अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। आज्ञे द्वारा रचित कहानी संग्रह निम्नलिखित है। विपत्तिगार 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1947, ठीक है, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे पर तेरे 1961 और अमरवल्ली 1945। और नदी के द्वीप क्या है? उपन्यास विधा की रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है 50वां। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे, जिसका विषम मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया भाई? ये मिहिर देव के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इनके कथन, देख लेते हैं। कोमा का कथन देखते हैं, मंदाकिनी भी है, चलो सभी को पढ़ लेते हैं इसको। राजनीतिक ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विषय मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक का यह संवाद मिहिर देव द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? मिहिर देव के द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक के अन्य पात्रों का कथन निम्नलिखित है। मंदाकिनी का कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकार से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा। ये मंदाकिनी का कथन रहेगा। कोमा का कथन है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। ये कोमा का कथन है। ध्रुव स्वामी का कथन है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ध्रुव स्वामी का कथन है भाई। 51वां क्वेश्चन है, साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, न आलम्बन का होता है, यानी सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। क्या भी साधारणीकरण है तो आश्रय का होता है, ना आलम्बन का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका? तो डॉक्टर नगेंद्र का है भाई। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है भाई। साधारणीकरण है तो आश्रय का होता है, न आलम्बन का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन तो धर्म का होता है, वह सहृदय का आश्रय से तदात्मत्य स्वीकार करते हैं और आलम्बन का साधारणीकरण करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। अगला, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भाई सही कथन इसमें भी हमें बताने हैं। तो चीफ की दावत के बताने देखते हैं भाई। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बिल्कुल ठीक है ये। और ये विषम साहनी का है भी, आपको पता है चीफ की दावत। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, यानी ए बिल्कुल हमारा ठीक है। तो ए किस किस में है?
ए भाई सी में है और डी में, तो इसलिए बी, ए और बी कट गया। आगे देखते हैं। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, गलत है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, तो सी भी ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें बी है, इसमें सी है, तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, सी भी कट हो जाएगा। आगे देखते हैं। माता के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव प्रकट कर, बिल्कुल नहीं। इसमें दिखाया गया है कहीं पे, आपने अगर चीफ की दावत पढ़ी है तो नहीं दिखाया गया। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभाव चित्रण करती है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में स्वार्थी बेटे सामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान ही फर्ज नजर आता है। भीष्म साहनी ने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग्य किया है। आज के शिक्षित युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। चीफ की दावत के संबंध में दिए गए कथनों में व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता का प्रतिकार करती है और निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। कथन संगत है, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, हम सीधे ही कर लेंगे भाई इसका मिलान। किशोरीदास वाजपेयी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कौमुदी है। ठाकुर रामचरण सिंह प्रभा, भाषा प्रभाकर है। विश्वेश्वर दत्त, भाषा तत्व प्रकाश है भाई। क्या है? किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा, भाषा तत्व प्रकाश है। ठीक है, इनका भी सीधा ही मिलान कर लेंगे। काव्य चिंतक है, ठीक है, और उनका समय दे रखा है। जयदेव का समय कितना? 13वीं सदी है। विश्वनाथ का 14वीं, धनंजय का 10वीं और हेमचंद्र का 12वीं सदी भी। ठीक है भाई, 2 कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन एक कारण है। ठीक है, इनको करते हैं तो देखते हैं अभिकथन और कारण। मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक काव्य, आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सत्य ये भी कट हो गया, ये सत्य सत्य ये भी देखते हैं। कारण है, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपनिवेशिक विधा नहीं है। ये क्या है? गलत है भाई, आंचलिक कोई करती है ये, तो आर क्या है? गलत है। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। क्या है? गलत है भाई। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का विस्तृत तथा समग्र कथा इस कहानी में इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। मैला आंचल में अंचल की सुंदरता एवं क्रूरता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अवसरवादी और अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। मैला आंचल की भाषा शिल्प उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि मैला आंचल की आंचलिकता का स्वरूप केवल इसकी भाषा का कारण नहीं है। मैला आंचल में आंचलिकता अपने बहुविधि रूप में प्रस्तुत हुई है। उपन्यास में सर्जित भाषा ने इस बहुरंगी आंचलिक को अत्यंत सरस व सजीव बनाने में अवश्य भूमिका निभाई है। आंचलिक उपन्यास एक सीमित अंचल या क्षेत्र विशेष के सर्वांगीण जीवन को, जिसमें वहाँ के साधारण असाधारण विवरण तथा विविध छवियों का अंकन हुआ है, वस्तुमुखी दृष्टि से रूपायित करता है। इसमें रचनाशीलता का नया आग्रह एवं लोकधर्मी भाषा, बोलियों, उपबोलियों की भी विविध भंगिमाएं निहित है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वां। शक्तिशाली हो, विजय बनो, यह आह्वान कामिनी के किस सर्ग में मिलता है? क्या वे शक्तिशाली हो, विजय बनो, यह आह्वान कामिनी के किस सर्ग में मिलता है? तो पहले ही सर्ग में सरदा सर्ग में मिलता, सॉरी। शक्तिशाली हो, विजय बनो, यह आह्वान जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामिनी के तीसरे सर्ग सरदा में ही मिलता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामिनी महाकाव्य के 15 सर्ग है। कितने सर्ग? अभी 15 सर्ग है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी मैं आपको बता रही हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। एक कवि कामिनी के मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा और कुमार है। ठीक है, 4 पात्र है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। मनु मन का प्रतीक है,
श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। पूछा जाता है भाई ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार क्या है, मानव का प्रतीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप अच्छी प्रकार से करेंगे। मनु किसका प्रतीक है, मन का। श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का। भाई आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषेध कहा है। क्या भाई, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषेध कहा है। भाई अगला क्वेश्चन है, सांदे गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं कौन कौन सी है। तो सांदे गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं सांदे गीत में। भाई एक मिनट को, सांदे गीत में तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये महादेवी वर्मा की कविता है। ये इसमें संकलित है सांदे गीत में, ठीक है। ए तो है इसलिए ये यहाँ भी नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली नहीं भाई। फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सांदे गीत में संकलित है भाई कविताएं, ठीक है। और वसाव की नीड, ये भी है संकलित इसमें। तो ए डी और ई, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत काव्य कृति में जो कविताएं संकलित नहीं है वो निम्नलिखित है। अरे नहीं है, सॉरी भाई नहीं है, पूछा था इसमें नहीं है, सॉरी भाई नहीं है। तो ए डी और ई, ए डी और ई ये नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली है। फिर विकल है प्राण, ये सांदे गीत में संकलित है भाई, ठीक है। मैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, नीरजा में संकलित है भाई। मधुर मधुर मेरे दीपक जलिए, नीरजा में संकलित है। निवसासो का नीड़, निहार काव्य संग्रह में संसार शीर्षक में उक्त पंक्तियाँ संग्रहित है भाई, तो ध्यान रखना है भाई। ये सांदे गीत में संकलित कविताएं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, प्रिय मेरे नीले गीले नयन बनेंगे आरती, राग भीनी तुर सजनी निवास, क्यों वह प्रिय आता पर नहीं, जाने किस जीवन की सुधि ले, शून्य मंदिर में बनूंगी रे पिपिया पी कहाँ, विरह की घड़ियाँ फूली अली। तो ये सांदे गीत में संकलित है भाई। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 में भी। तो महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या भाई, यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है, ये हमें बताना। तो ग्रीशन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, गारसा देतासी। जो गारसा देतासी ने भी हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा देतासी ने किया। इन्होंने अपने पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडोये हिंदुस्तानी। ये 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन पहला 1948, दूसरा 1839 और 1847 में हुआ। तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। इनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू है, ठीक है। 738 कवि हैं भाई तासीवाड़े में, और इसमें 72 तो हिंदी के और सारे उर्दू के कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने नतासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 के नाम से किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 1952 कवियों को शामिल किया गया है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बिंदु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें लगभग 4591 लगभग 5000 कवियों का जीवन कृत वर्णित है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास 1924 नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी भाषा का विकास 1924 नामक इतिहास की रचना की है। अगला है क्वेश्चन हमारा, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु है।
ठीक है भाई। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। देखते हैं। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त है। तो त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त है, तो ए बिल्कुल हमारा ठीक है। तो ए किस में है? ए भाई यहाँ नहीं, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो देखते हैं। अगला है त्रासदी कार्य की अनुकृति है, तो त्रासदी है वो कार्य की अनुकृति, ये भी ठीक है। तो बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। ए बी इसमें है और इसमें है। आगे देखते हैं। त्रासदी न तो कार्य व्यापक का वर्णन करती है और न प्रस्तुति का, तो ये गलत है भाई। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग है, कथानक, चरित्र, पदावली और गीत। ये भी क्या है? गलत है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य। क्या भी? करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी है, तो ये ठीक है। तो ए बी और ई ठीक रहेंगे। बी ऑप्शन ठीक है। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु है। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः है, निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ दुखांतक या दुखपूर्ण रचना है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। कितने अंग माने हैं भाई? अरस्तु ने 6 अंग माने हैं। कथानक, चरित्र, पदावली, विचार तत्व, संगीत और दृश्य प्रधान। कथानक, चरित्र, पदावली, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। भाई त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से होता है। अरस्तु के ग्रंथों की 400 बताई जाती है। 400 बताई जाती है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है भाई? 400 बताई जाती है, जिनमें पेरिपोएटिस काव्य शास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन, इसमें टेक्नेस रिटोरिक्स भाषा साहित्य शास्त्र है, इसमें भाषा और भाषा एवं भावों का वर्णन है। वसीयतनामा अरस्तु का ही है भाई, इसमें दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है ये। ठीक, अरस्तु के प्रमुख काव्य सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही दिया जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। क्या भाई? इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया भाई। अगला क्वेश्चन है 60वां। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं भाई, इनको सीधा ही देख लेते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है भाई हमारी। तो मैथिली शरण गुप्त के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन है। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलीश्रुति है। क्या भी? मैथिली शरण गुप्त की कविताएं महावीर प्रसाद के आदर्शों और मान्यताओं की फलीश्रुति है थी। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा संयम की डोर से बंधा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ। गुप्त जी का प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी में। गुप्त जी के प्रमुख काव्य निम्न है: जयद्रथवध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झनकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक पंचवटी 1925। गुप्त जी रसिक केंद्र उपनाम, गुप्त जी का रसिक केंद्र क्या था? उपनाम था। ब्रज भाषा की कविताएं लिखी थी। रसिक केंद्र उपनाम से इन्होंने ब्रज भाषा की कविताएं लिखी थी और मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया था। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी को समाजस्यवादी कवि और महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। भारत भारती वे संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भारत भारती के संबंध में पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। बच्चन सिंह हिंदी भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जगाने का
जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया भाई। ठीक है। ब्रिटिश काल में प्रेस पर 61वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप्स सर्वप्रथम लगाई गई। तो किसने कब लगाई गई थी? 1799 में। सेंसरशिप 1799 में लगाई गई थी। ठीक है। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप 1799 ईस्वी में लगाई गई थी। लॉर्ड वेल्जी ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों को नियंत्रण लगा दिया था। तत्पश्चात 1818 में ईस्वी में फ्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। पहला प्रिंट प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहले समाचार पत्र की स्थापना वर्ष 1780 ईस्वी में हुई थी। जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी ने की थी। इस समाचार पत्र का नाम कलकत्ता जनरल एडवाइजर अथवा द बंगाल गजट था। उन्होंने भारत प्रेस का जनक माना है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तावित 1823 के नियमों को निरस्त किया था। भाई समाचार पत्र और संस्थापक द हिंदू, G.S. अय्यर और वीरा राघव आचारिका, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर, न्यू इंडिया साप्ताहिक विपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया कॉमनवेल एनी बेसेंट, यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, मूक नायक V.R. अम्बेडकर। भाई कल ये पेपर में आया था क्वेश्चन। काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार क्या है? तो इसको भी हम सीधे ही देख लेंगे। काव्य सर्जन की प्रक्रिया में प्लेटो के विचार से संबंध उपयुक्त मत है। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। ठीक है भाई, काव्य सर्जन के प्रक्रिया में प्लेटो के विचार है कवि कर्म जो है दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि श्रेष्ठता नहीं, उसका प्रवर्तक मात्र। बिल्कुल ठीक है। दैविक अनुक्रमा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। ठीक है भाई। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। रिपब्लिक, इयोन, सिम्योइक, एपोलॉजी, क्रिटियस, लॉर्ज गोगेन, क्लाइस। प्लेटो गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो ने क्या कहा है? गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। उनका मानना है विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य पूर्णतः निषेध होने चाहिए, चाहे वे सत्य ही क्यों न हो। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो 1870 से 1937 में। देखो सिगमंड फ्राइड का 1856, ठीक है, और जूंग का है 1875। अगला क्वेश्चन है भाई, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे और सोहनलाल द्विवेदी। तो सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त आएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद उदय शंकर भट्ट आएंगे, फिर आएंगे सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे और लास्ट में रामधारी सिंह दिनकर। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। देख लेते हैं यहाँ पे इनका जन्म काल है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1895 में भाई। ठीक है। उदय शंकर भट्ट का 1898 में, सोहनलाल द्विवेदी का 1906 में, श्याम नारायण पांडे का 1907 में, रामधारी सिंह दिनकर का 1908 में भी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किए गए? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें ये प्रकट किए गए हैं। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। उक्त भाव हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते से लिए गए हैं भाई। ठीक है। महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितरक 1957, विचार प्रभाव 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। निबंध बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, कभी व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए।
जो भारत दुर्दशा नाटक है उसके संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करने हैं। तो देखते हैं, इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। भारत दुर्दशा की बात है, इसमें कुल 6 अंक है। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें कुल 6 अंक है। ठीक है, क्या है, 6 अंक है। और इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता और शोषण का चित्रण है। तो ए, बी और सी ठीक है। और क्या है, गलत है भाई। ए, बी और सी सबसे उपयुक्त है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे देखते हैं सारांश में। डी ऑप्शन अपना ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में उक्त कथन में कहा जा सकता है कि इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। इसमें कुल 6 अंक है। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। उक्त कथन सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु का नाटक है। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण एवं गतिमय का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाए गए। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इन नाटकों को 3 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। ठीक है, तो इनके अनुदित और मौलिक नाटक देखते हैं, पूछे जाते हैं भाई। विद्यासागर, देखो अनुदित कौन कौन से, विद्यासागर 1868, पाखंड विडम्बन 1872, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, मुद्रा राक्षस 1878, भारत दुर्दशा 1880 भाई। ठीक है, नील देवी 1881। ठीक है, और मौलिक नाटक में कौन कौन से हैं, मौलिक में है वेद की हिंसा हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगनी 1975, चंद्रावली 1876, विशेष विषमोदकम 1876, दुर्लभ बंधु 1880, भारत जननी 1877, अंधेर नगरी 1881। तो ये मौलिक नाटक है। अनुदित क्या होते हैं, किसी दूसरा नाटक भाई, किसी भी मान लो बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुदित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक लाज कुल श्रृंखला जति मीरा गिरधर भजी, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कलजूही दिखायो, मीराबाई विषयक छप्पे की उक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है। तो भक्तमाल से उद्धृत है। ठीक है, आगे देखते हैं सारांश। लोक राजकुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर अली, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कलजुगी दिखायो, मीराबाई विषयक छप्पे की उक्तियाँ पंक्ति भक्तमाल से ली गई है। भक्तमाल रचना नाभादास की है। भक्तमाल अगरदास के शिष्य थे भाई। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी गई। ठीक है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी, प्रियादास ने लिखी थी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 1316 छप्पे में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। नाभादास जी का प्रसिद्ध छप्पे था त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, कली कुटिल जीव निस्तारत वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है, रचना है 84 वैष्णव वार्ता गोकुलनाथ की, कविमाला तुलसीराम की, राग कल्पद्रुम ये है कृष्णानंद की। ठीक है, राग कल्पद्रुम किसके, कृष्णानंद की है भाई। आगे भारतेंदु के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। जो भारतेंदु जी है इसके संबंध में सत्य कथन हमें बताने हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, उन्होंने पत्रिका में आधुनिक कहानी का प्रकाशन किया। गलत है भाई। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्य रूप दिया। ठीक है, भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। गलत है। तो ए, सी और डी क्या है, ठीक रहेंगे भाई। क्या है, ए, सी और डी हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पत्रिका में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ नहीं किया था। उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पंक्तियों के सही अनुक्रम हमें बताने हैं। देखना, पहले है पंक्ति, बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती,
मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहल होकर गाती। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरजम्मी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी, और इतने में पूर्व से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के सवर के साथ चढ़ती उतरती जात सारगीती हल्की सी सिहरन पैदा करती है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। तो भाई इसका है, पहले बी आएगा, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ठीक है, पहले बी आएगा, यहीं से देख लेते हैं। सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पत्नी कन्या ने अनुमति मांगी। तो ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरा है ये। ठीक है, दूसरे पे आएगा पहला, बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वही यही गीत विहल होकर गाती भी। चौथे नंबर पर आएगा ये। तीसरे पर आएगा चौथा, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता था। और लास्ट में आएगा इसका तीसरा, और इतने में पूर्व से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के सवर के साथ चढ़ती उतरती जात सार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती हैं। तो देखते हैं आगे। किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त है? मांगरोरी क्या होती है? एक जाति होती है कि इसकी व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। दुनिया का अनमोल रतन, दुलाई वाली, राही का कानों में कंगना, ये चारों की चारों कहानियाँ भाई यूजीसी नेट में लगी हुई है। और ये राही कहानी की है भाई, मांगरोरी जाति पे। और देखो सी ऑप्शन ठीक है। राही की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कारीगर के अनुभव के ऊपर लिखी है, कारागार के अनुभव के ऊपर लिखी है। और राही में पात्र जो है, राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया था, जाति मांगरोरी। ठीक है। अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्र संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां हैं त्रिधारा मुकुल 1981, बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, जबकि दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद्र की है, दुलाई वाली बंग महिला की है, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद की कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उप शीर्षक है? ठीक है, उप शीर्षक हमें बताने हैं। तो मजदूर की मजबूती नहीं आएगा भाई, मजबूती तो है ही नहीं, मजदूर की मजदूरी है। तो बी तो ये गलत हो गया, जहाँ भी बी है इसको काट देते हैं, इसमें है। प्रेम मजदूरी आएगा भाई। मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन भी नहीं है, तो इसमें ई है उसको भी काट देते हैं। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूर की मजदूरी और कला, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक निम्न है: हल चलाने का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वोल्टन हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। हवन उपन्यास निम्न में से किस कृति है? किसकी कृति है भाई? हवन उपन्यास। तो ये है भाई उषा राजेश सक्सेना का, सुषमा बेदी का, दिव्या माथुर का या उषा प्रेमदा का। तो सुषमा बेदी का है ये। किसका भाई? सुषमा बेदी का ये रहेगा। हवन उपन्यास सुषमा बेदी का है। हवन उपन्यास में अमेरिका में प्रवासियों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। सुषमा बेदी के प्रमुख उपन्यास हवन 1879, लौटना 1992, नवभूमि की रसकथा 2002, गाथा अमरबेल की 1999, इतर 1999, मैंने नाता तोड़ा 2009, पानी केरा बुदबुदा
2017 ईस्वी। उषा पिनोदा के प्रमुख उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वृष्टि 2000, भय कबीर उदास 2007 भाई। आगे है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं। तो हम सीधे इसको देख लेते हैं भाई। काफ़ी लंबे क्लास हो गई हमारी, कम से कम 1.5 घंटे की तो हो गई है और अभी हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 से भी ज़्यादा। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज्य के संबंध में उपयुक्त कथन है। हिंद स्वराज्य मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। अन्य कथनों में इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, ये गलत है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, जो कि गलत है। आगे है हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। मूल रचना 1909 ईस्वी में गुजराती में हुई थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसको गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी भैया। अगला क्वेश्चन है परिशोर तन दग मन अग जूह सुल्तान अब यह मत विचारिए लरण मरण प्रवाह है पृथ्वी रासों में। यह किस पात्र का कथन है भैया का कथन है। चामन राय का, पृथ्वीराज रासो का, सामंत का या रघुवंश राम का। तो पृथ्वीराज चौहान का कथन है। परिशोर तन दगमग अगन जूहू सुल्तान अब इसमत विचारिये लरण मरण प्रवाह पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में यह कथन पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक चंद्रबरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अन्य प्रमुख पात्र हैं चामन राय, सामंत, रघुवंश राम तथा जयचंद। अब बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह के कथन, ये भी सीधे ही देख लेंगे हम भाई। बिहारी काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है कि बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्ण वर्णन किया है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। क्रीड़ा मात्र बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वाले कृष्णलाल कवि है। कौन है भाई? कृष्णलाल कवि है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिका के हृदय का घर बताया है। ठीक है ये। अब इसका भी सीधा ही मिलान कर लेंगे। पात्र है, कहानी है और कहानीकार और प्रकाशन। मालती गैंग्रीन कहानी की पात्र है और गैंग्रीन कहानी के कहानीकार अज्ञे और ये 1934 में प्रकाशित हुई थी। लक्ष्मा कोशी की गटवार कहानी की पात्र है। शेखर जोशी इसके कहानीकार है। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। लतिका परिंदे की पात्रा है। निर्मल वर्मा की कहानी रहेगी। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। चंपिया लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे पुष्टि मार्ग की मान्यताएं निम्नवर्त हैं। तो क्या कुछ है पुष्टि मार्ग की? भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं, गलत है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, ठीक है। प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहती है, भी ठीक है। विधि निषेध का पालन नहीं करती, गलत है। तो ए सी डी ठीक है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लवाचार्य है जी। तो पहला है भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीव संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? कि भाई धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोचीराम। तो भाई अकाल दर्शन, ठीक है। धूमिल की कविता अकाल दर्शन में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। धूमिल हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक है। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में, कल सुनना मुझे 1976 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में, जो धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। इन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल की लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा,
रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, नक्सलबाड़ी आदि में। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो अवधी बोली का संबंध है भाई अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी बोलियों का संबंध है भाई, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली आती है, जबकि मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियों का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। कन्नौजी का संबंध सुरसैनी अपभ्रंश से रहेगा। अगला क्वेश्चन है 80वां, तुम जड़ पाषाण पिंड हो। क्या भाई तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता न पशु है। एक अडिंग जड़ता बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो ये न्यूनिया का है। किसका है? न्यूनिया का है। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है। एक अडिंग जड़ता बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन न्यूनिया का है। बाणभट्ट उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है सुचरिता, महामाया, भटनी, मातुल और कालिदास। अगला क्वेश्चन है भाई, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो चंद्रकांता, संतति है, भूतनाथ भी है भाई। क्रम में लिखने हैं, सॉरी क्रम से है ये, तो क्रम से पूछे हैं। तो सबसे पहले चंद्रकांता आएगी इनकी, फिर नरेंद्र मोहनी आएगा, ठीक है, फिर वीरेंद्र वीर आएगा, फिर चंद्रकांता संतति, फिर भूतनाथ। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशित व्यवस्थित करना। तो देखते हैं, चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित हुई थी, चंद्रमोहनी 1893 में भी, वीरेंद्र वीर 1895 में, चंद्रकांता संतति 1896 में और भूतनाथ 1907 में भी। अगला है उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। मेला आंचल, काशी का 80, सूखा बरगद है ये, सूखा बरगद, बाणभट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी। तो इसको सीधे ही देख लेते हैं हम। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास रहेगा। मेला आंचल 1954 का, फणीश्वरनाथ रेणु इसके उपन्यासकार हैं। आपका बंटी 1971 का है, मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है। सूखा बरगद 1986 का है, मंजूर एहतेशाम का है। काशी 2002 का है और ये काशीनाथ सिंह का है भाई, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? तो सत्य प्रकाश मिश्र का, गिरीश रस्तोगी का है, जयनाथ नलिन का है या दशरथ ओझा का है? तो भाई ये कथन किसका है? ये हमारे सत्य प्रकाश मिश्र जी का कथन रहेगा। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन सत्य प्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह एक प्रहसन नाटक है और इसमें कुल 6 अंक है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी। अभी नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है कि एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? तो भाई देखते हैं नीचे, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन गयादीन का है, ठीक है। किसका है? गयादीन का, और गयादीन यहाँ पर नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, इसको हम सीधे ही मिलान कर लेंगे। पंक्ति दे रखी है और उनका हमें मिलान करना है। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। क्या भी जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक ये शासन की बंदूक कविता से और शासन की बंदूक कविता नागार्जुन की। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, यह दीप अकेला अग्गे का है भाई, ठीक है। यह दीप अकेला की पंक्ति रहेगी, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। धसो इसमें इनमें छर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। क्या भाई? सतपुड़ा की जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र का। भी धसो इनमें छर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। भू कौन उपजता,
उपजता है, उपजाता भू कौन उपजाता, अकाल दर्शन धूमिल का है भाई। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की है। तो देखते हैं, इस यात्रा में दीवार पर खून भय की शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है और रंग खतरे में है, नाटक जारी है। तो देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं साथ में ही। लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं निम्न है। इस यात्रा में भय भी शक्ति देता, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका, दीवारों पर खून लीलाधर जगूड़ी की, तथा रंग खतरे में है, कुमार विकल के काव्य संग्रह है भाई। अगला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र के निबंध कौन कौन से है। तो भाई, नेता और अभिनेता, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, बतरस, घर परिवेश। तो भाई कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस और घर परिवेश। ठीक है, BCE। तो ये इनके निबंध है भाई रामदरस मिश्र जी के। ठीक है, देखते हैं नीचे, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे सुख, नया चौराहा, ये इनके निबंध है। जबकि नेता और अभिनेता निबंध के लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी तथा बतरस निबंध के लेखक अमृत राय हैं। ठीक है, अब नीचे ही देख लेते हैं इनको साथ में ही। निबंधकार और निबंध संग्रह, भारतेंदु, बादशाह दर्पण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार प्रवाह, बालकृष्ण भट्ट, राजभक्ति और देशभक्ति, अध्यापक पूर्णचंद, आचरण की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन रहेगा भाई। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक आगे है, ये 2 खंडों में विभक्त है। इनके द्वारा रचित उपन्यास है नदी के दीप 1951, अपने अपने रचने भी 1961 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं है। तो भाई ये एटकिंग, गिलबर्ट, स्कॉट जेम्स और बूचर। तो ये बूचर ने कहा है। ठीक है, बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करने वाले अन्य व्याख्याकार है परो गिलबई के अनुसार, कवि शब्द के पराय में ही अनुकरण की धारण निहित है, किंतु अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं है। स्कॉट जेम्स के अनुसार अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, इसे हम अपनी भाषा में जीवन का काल्पनिक पुनर्निर्माण कहते हैं भी। तो अब क्या है, एक उदाहरण दे रखा और इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। रीतिकालीन हिंदी कविता का एक लक्षण यह भी है कि उसके पिछले वर्षों की कविताएं रीति के बंधनों से बहुत कुछ मुक्त हो जाती है एवं उनमें नया आनंद झलकने लगता है। जो परिमार्जित शैली में हृदय की सच्ची अनुभूति के लिखनों का आनंद, आलम बोधा और घनानंद इसी आनंद के कवि है। आश्चर्य की बात है कि जैसे 18वीं सदी में इन कवियों ने कविता में फिर से प्राण डाल दिए, वैसे ही इस कला में पहाड़ी कलम कांगड़ा शैली के चलते चित्रकला भी सजीव हो उठी। जैसे आलम, बोधा और घनानंद में जो आकर्षण है, उसका उद्गम सूफी भावधारा और भारतीय भावधारा का मिलन बिंदु है, वैसे पहाड़ी कलम में भी ताजगी मुगल कलम से आई। पहाड़ी कलम मुगल कलम की सह संतति है एवं यही कलम अजंता के बाद भारत की सबसे उच्च कलायम उड़ान भी है। घनानंद की कविता में जो हार्दिकता और उन्मुक्ता है, वही हार्दिकता और उन्मुक्ता पहाड़ी शैली के गुण है। ये कलाकार जनजीवन के बहुत समीप थे। उन्होंने अनेक विषयों पर चित्र बनाए। हिंदी के प्रमुख और साधारण कवियों से लेकर जीवन की दैनिक चर्या और सभी तक ऐसा एक भी विषय नहीं जिसे इस शैली के चित्रकारों ने छोड़ा हो। तो अब क्या इसके क्वेश्चन करते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो क्या है भाई, कविता और कला का अंतर संबंध इसका मुख्य प्रतिपाद्य रहेगा।
रीति मुक्त कवि आलम बोधा ठाकुर और घनानंद की कविताओं की प्रमुख काव्य अनुभूति क्या है? तो हृदय की सच्ची अनुभूति की आनंदात्मक अभिव्यक्ति। भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अजंता के बाद भारत की सबसे उच्चतम कला में उड़ान संभव है? तो पहाड़ी कलम से। भाई कला में उड़ान किससे संबंध है? पहाड़ी कलम से। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में रीतिकालीन कविता की तरह पहाड़ी कलम से निम्नलिखित में से कौन सी कला जीवित हुई है? तो चित्रकला जीवित हुई है। भाई ठीक है। उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किसमें परिलक्षित होता है? तो किसमें होता है? घनानंद में परिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है फिर गद्यांश है। यह साधना कहाँ तक फलवती हुई? इसकी कसौटी व्यवहार ही है। जीवन में अपमान दुख कष्ट आने पर व्यक्ति क्या करता है? वह रोने बैठ जाता है। क्या वह प्रतिशोध के लिए बावला हो उठता है? तब तो समझना चाहिए कि साधना कच्ची ही है। भाव साधना तो व्यक्तिगत साधना है, किंतु उसकी सुगंध साधना की क्रिया में आनी चाहिए। क्रिया सामाजिक होती है। साधनों में कहाँ तक सिद्धि मिली है? इसकी कसौटी क्रिया ही है। यदि वह दूषित हो तो साधनों को भी दूषित समझना चाहिए। अपना प्रिय यदि थप्पड़ लगा दे तो उसके प्रेम पर विश्वास होने के कारण हम उसे क्रिया समझते हैं। प्रभु पर पूरा विश्वास हो और उनकी तरफ से आए आघात को कोई स्वीकार न करे तो बात नहीं बनती। तो क्वेश्चन है क्रिया के संबंध में कथन है। तो क्या है? दूषित क्रिया साधनों को दूषित करेगी। क्या भाई? दूषित क्रिया जो है साधनों को दूषित करेगी। भाव साधना की दुर्गंध कहाँ दिखाई देती है? तो क्रिया में दिखाई देती है भाव साधना की दुर्गंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। विश्वास महत्वपूर्ण चीज है, सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये क्रिया असामाजिक होती है, ये गलत है भाई। व्यवहार साधना का अनिवार्य अंग, ठीक है। अपरिपक्वता कच्ची साधना, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, नहीं होती भाई, ये तो गलत पूछा था इसमें। पक्की साधना का लक्षण, तो पक्की साधना का लक्षण क्या होता है? परिपक्व व्यवहार भाई। गद्यांश का मूल भाव क्या है? साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया। क्या भाई? साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया भाई। तो भाई इसी के साथ आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।